नमस्कार साथियों, आप सभी का टॉप 30 क्लास में स्वागत है। साथियों, आज हमारी बात होने वाली इंडियन ज्योग्राफी के एक नए टॉपिक पर। मेरे भाई, आज हम बात करेंगे अपने प्यारे भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पर। तो चलिए चलते सीधे टॉपिक पर, बिना समय गवाए हम बात करते हैं अपने भारत के देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार को। आइए देखते हैं कि हमारा जो प्यारा भारत है उसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, उसको देख लेते हैं मेरे भाई। जब आप कभी प्यारे अपने भारत को देखेंगे इस ग्लोब के अंदर, तो हमारा प्यारा भारत कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो हमें यही देखना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का विस्तार कितना है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का विस्तार कितना है, इन्हीं सबको हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो चलते हम लोग बात करते हैं अपने भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पर। तो अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार पर बात करने से पहले हमें पहले ये पता होना चाहिए कि सर अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपको 2 मिनट में बता देते हैं कि अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है। तो सबसे पहले हमें इस पर चर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं अपने अक्षांश और देशांतर पर। देखते हैं अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे मेरे भाई, इसके लिए हम अपना एक ग्लोब बनाएंगे। तो ये रही हमारी प्यारी पृथ्वी। अब इसी पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है मेरे भाई। इसी पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को बीचों बीच से काटती है मेरे भाई, पृथ्वी को बीचों बीच से काटने वाली काल्पनिक रेखा। एक मिनट, तो पूरब से पश्चिम की ओर जाने वाली समानांतर रेखाएं, पूरब से पश्चिम की ओर जाने वाली काल्पनिक समानांतर रेखाएं क्या कहलाएंगे मेरे भाई, अक्षांश कहलाती है। पूरब से पश्चिम की ओर जाने वाली समानांतर रेखाएं, काल्पनिक समानांतर रेखाएं अक्षांश कहलाती हैं। तो मेरे भाई ये सभी हमारे अक्षांश है। पृथ्वी के ऊपर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई समानांतर काल्पनिक रेखाओं को हम लोग मेरे भाई क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। तो ये रहा हमारा अक्षांश मेरे भाई। तो इस अक्षांश में जो अक्षांश पृथ्वी के बीचों बीच से होकर जाता है, यानी कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, उसी को हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा। ये हमारी क्या है, ये विषुवत रेखा। इसको ध्यान दीजिएगा, ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। अब जो विषुवत रेखा है मेरे भाई, ये 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। इसको ध्यान दीजिएगा, विषुवत रेखा कहाँ स्थित है, 0 डिग्री अक्षांश पर। ये जो विषुवत रेखा है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाले को बोलते हैं हम लोग उत्तरी गोलार्ध। ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है मेरे भाई, ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और जो नीचे वाला हिस्सा मेरे भाई ये कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो ये जो हमारा 0 डिग्री अक्षांश है पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है मेरे भाई। अब ये जो हमारा 0 डिग्री के उत्तर में जब देखेंगे तो आपको एक रेखा दिखाई देती है जो कि 23.5 डिग्री उत्तर से होकर जाती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और एक रेखा 23.5 डिग्री साउथ से होकर जाती है, 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है मेरे भाई। इस तरीके से आप देखेंगे तो ये जो 23.5 डिग्री उत्तर में जो रेखा खींची गई है मेरे भाई, इसी को हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। ये हमारी कर्क रेखा है, ठीक है। यानी कि 23.5 डिग्री उत्तर में जाने वाली जो हमारी अक्षांश है, काल्पनिक रेखा है, उसी को हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं। और इसी प्रकार से जो 23.5 डिग्री दक्षिण से होकर जा रही है, इसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा, मकर रेखा। इसको ध्यान दीजिएगा, ये मकर रेखा, ठीक है, मकर रेखा, मकर रेखा, ठीक। तो ये दोनों रेखाओं को आप ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अक्षांश। आपने क्लियर कर लिया कि अक्षांश क्या है, पृथ्वी के पूरब से पश्चिम की ओर जाने वाली समानांतर काल्पनिक रेखा, पूर्व से पश्चिम की ओर। ये मेरे भाई पूर्व होता है, इधर मेरा पूर्व होता है, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली
समानांतर काल्पनिक रेखाओं को हम लोग अक्षांश कहते हैं। अब बात आती है देशांतर की। हम लोग देशांतर को भी यहाँ पर देख लेते हैं कि सर देशांतर क्या है। तो आइए देशांतर पर चर्चा करते हैं। देशांतर क्या है उस पर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर आप देखेंगे, जब ये हमारा ईस्ट हो जाता है और ये मेरा वेस्ट हो जाता है, तो ऊपर वाला यहाँ पर नॉर्थ होता है, नॉर्थ पॉइंट, और ये मेरा साउथ वाला पॉइंट होता है मेरे भाई। तो इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव, ये मेरा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है मेरे भाई, ये कहलाता है हमारा उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव कहलाता है। इसको ध्यान दीजिएगा, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने वाली रेखाओं को, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा मेरे भाई देशांतर कहलाती है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है, यही कहलाती आपका देशांतर। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा देशांतर कहलाती है मेरे भाई। इस तरीके से बहुत सारे देशांतर खींचे रहते हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से बहुत सारे देशांतर होते हैं। उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को हम देशांतर कहते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये आपका देशांतर हो जाता है। तो ये देशांतर भी जो है वो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, लेकिन वो वर्टिकल ऊर्ध्वाधर दो भागों में बांटती है। जबकि जो अक्षांश है पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, लेकिन क्षैतिज, ठीक है ना। तो ये जो अक्षांश है 0 डिग्री अक्षांश, क्षैतिज से दो भागों में बांटती है पृथ्वी को। जबकि जो हमारा 0 डिग्री देशांतर है, ये जो 0 डिग्री देशांतर है मेरे भाई, ये ऊर्ध्वाधर पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से गोलार्ध बन जाएंगे, यानी कि हमारे पृथ्वी एक गोला है, तो गोले का जो आधा होता है उसको बोलते हैं गोलार्ध। तो अब हमें इसी अक्षांश और देशांतर के बीच में अपने प्यारे भारत को देखना है, ठीक है मेरे भाई। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि देशांतर क्या है और अक्षांश क्या है। चलिए चलते हैं, हम अपने प्यारे भारत को फिर से मैपिंग कर लेते हैं, देखते हैं हमारा प्यारा भारत कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है इस अक्षांश और देशांतर के बीच में। तो आइए फिर से हम अपने प्यारे पृथ्वी को बना लेते हैं। ये रही हमारी प्यारी पृथ्वी, और यहीं पर हम बनाते हैं अपना 0 डिग्री अक्षांश। ये मेरा मान लीजिए 0 डिग्री क्या है, अक्षांश है। और थोड़ा सा ऊपर हो गया है तो थोड़ा नीचे कर लेते हैं हम। ये 0 डिग्री अक्षांश है मेरा। अब इसके उत्तर में 23.5 डिग्री से हमारा एक रेखा जाता है, जिसको मैंने आपको बताया कि ये क्या है मेरे भाई, ये कर्क रेखा है। और 23.5 डिग्री दक्षिण से एक रेखा जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मकर रेखा बोलेंगे। तो ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, ये कर्क रेखा है। ये क्या मेरे भाई, कर्क रेखा, कर्क रेखा, ठीक है। और ऐसे ही 23.5 डिग्री साउथ में आप देखेंगे तो मकर रेखा है, मैंने आपको पहले बता रखा है। ये आपका क्या कहलाएगा मेरे भाई, ये आपका मकर रेखा कहलाएगा, मकर रेखा, ठीक। और ये आपका 0 डिग्री अक्षांश है, ये 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश। और इसको बोलते हैं हम लोग विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, ठीक है। और यहीं पर हम, ये आपका ईस्ट वाला पॉइंट हो जाएगा, ये 0 डिग्री जो है वो ईस्ट है, इधर वेस्ट हो जाएगा 0 डिग्री पर। और ऊपर हमारा क्या होता है मेरे भाई, ऊपर आपका नॉर्थ होता है, ऊपर यहाँ पर नॉर्थ पॉइंट होगा और नीचे आपका साउथ पॉइंट होगा। अब नॉर्थ को साउथ से भी अगर हम इसको मिला दें, नॉर्थ को साउथ से भी अगर हम मिला दें मेरे भाई, तो अब ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका देशांतर कहलाएगा, ठीक है ना। ये आपका देशांतर कहलाएगा। आई होप आपको बातें क्लियर हो गया कि देशांतर ये मेरा बन जाएगा। तो आइए और सारे देशांतर को हम यहाँ पे खींच लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि आपको बातें समझाने में हमें थोड़ा सा आसान हो जाए। तो इस तरीके से हमारे सभी के सभी देशांतर है मेरे भाई, ये हमारे सभी के सभी देशांतर है, ठीक। ये देशांतर है, तो इनको हम लोग बोलते हैं देशांतर। ये सभी क्या है मेरे भाई, ये सभी हमारे देशांतर हैं, सभी देशांतर रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं।
और जबकि ये सभी जो हमारे हैं मेरे भाई, इन सबको क्या कहते हैं हम लोग, इन सबको अक्षांशीय रेखा बोलते हैं, अक्षांशीय रेखा बोलेंगे। ठीक है, ये मेरी अक्षांशीय रेखा हो जाती है। अपने प्यारे भारत को हम देखें तो मेरा जो प्यारा भारत है मेरे भाई, वो कहीं ना कहीं इधर ही आसपास में एग्जिस्ट करेगा। मेरा जो प्यारा भारत है मेरे भाई, कहीं ना कहीं यहाँ पर ही इस तरीके से वो एग्जिस्ट करता है। इस तरीके से मेरा प्यारा भारत एग्जिस्ट करता है। तो आप देखेंगे कि इसका जो एग्जिस्टेंस है वो किस गोलार्ध में है। तो सबसे पहले तो सर ये उत्तर की तरफ है, तो उत्तरी गोलार्ध में भी हुआ। अगर हम इधर देशांतर से देखें मेरे भाई, तो देशांतर से ये क्या पड़ेगा, पूर्वी गोलार्ध में पड़ेगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा प्यारा भारत है उसका जो एग्जिस्टेंस है ग्लोब के ऊपर, ये उत्तर पूर्वी देशांतर में, कहाँ, उत्तर पूर्वी देशांतर में है। इसको आप समझ लीजिएगा। अब हमें यही बात करना है कि जो मेरा प्यारा भारत है इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक अक्षांशीय विस्तार कितना होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका देशांतरी विस्तार कितना होगा, हमें ये समझना है। ठीक है, तो आइए चलते हम लोग इन सब चीज़ को मैप से देख लेते हैं कि हमारा प्यारा भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या है। ठीक है, चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मैप से। आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा ग्लोब है। इस ग्लोब पर हमारा ये प्यारा भारत आपको दिखाया जा रहा है, जबकि मेरा जो भारत है वो कहीं ना कहीं आपको पूर्वी एरिया में पड़ता है, लेकिन दिखाया जा रहा है यहाँ। इसका मतलब कि ये जो ग्लोब है ये इस तरीके से रोटेट हो गया है मेरे भाई, रोटेट करके दिखाया गया है। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। मेरा प्यारा जो भारत है अभी भी ये उत्तर की, सॉरी ये अभी भी क्या है, उत्तरी गोलार्ध में आपने देख रखा, ये उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर की एरिया में पड़ेगा। ठीक ना, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित होता है हमारा प्यारा भारत। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं इसके एग्जिस्टेंस को ग्लोब के ऊपर। तो आप देख रहे हैं ये हमारा पूरा का पूरा ग्लोब है जिसके ऊपर हमारे सभी महाद्वीप दिखाए गए हैं। ठीक है, तो अब ये हमारा प्यारा भारत है। अब यहीं पर हमें ये देखना है कि हमारा ये जो भारत है इसके मुख्य भूमि का विस्तार यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है। ठीक है ना, इसके मुख्य भूमि का विस्तार हमें ये देखना है मेरे भाई। और ऐसे ही इसके देशांतर की बात करें तो इसका जो देशांतर होगा मेरे भाई वो यहाँ से आप देखेंगे तो इसका देशांतर यहाँ से लेकर ये इस तरीके से ये देशांतर इसका होगा। ये पूरा का पूरा इसका देशांतर है, आप ध्यान दीजिएगा, ये इस तरीके से इसका देशांतर चलता है। ठीक, तो हमें यही देखना है कि जो मेरा प्यारा भारत है इसका ये जो विस्तार है वो कितना है, इसका विस्तार कितना है। तो मेरे भाई अगर इसके अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात करें तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है मेरे प्यारे भारत के मुख्य भूमि का, तो वो होता है आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर में। ठीक है मेरे भाई, 8 डिग्री 4 मिनट हमारा उत्तरी अक्षांश की तरफ है मेरे भाई। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर आपका पड़ेगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक पड़ेगा। अगर इसकी आप देशांतर की बात करेंगे मेरे भाई, तो ये जो इसका देशांतर है, तो आप जिसके देशांतर को देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा आपको 68 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, 68 डिग्री मिलेगा। 68 डिग्री से थोड़ा से ये अधिक होता है मेरे भाई, ये आपका मिलेगा तकरीबन 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के यहाँ पर आपका होता है लगभग आप देख रहे हैं कि 90 से ये ज़्यादा है। जब ये 90 से ज़्यादा है मेरे भाई तो इसका पूरा का पूरा विस्तार कितना हो जाएगा आपका 97 डिग्री 25 मिनट हो जाता है। 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि ये जो मेरा प्यारा भारत है इसका जो देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। इस प्रकार से हम इसके अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार को देख पाए हैं। बाकी इस ग्लोब में ये सभी के सभी हमारे महाद्वीप दिए गए हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो हम आगे इसी अपने प्यारे भारत को और आगे बढ़ाते हैं, इन सभी को डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको मैंने जो बता रखा है उसी को मैंने आपको नोट के फॉर्म में दे रखा ताकि आपको नोट्स बनाने में थोड़ा सा हेल्प हो जाए। तो मेरे भाई मैंने आपको बताया कि जो भारत की स्थिति है वो उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में है। और आपने देखा भी कि गोलार्ध
और क्या होता है, ठीक है ना। अब वहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो भारत है उसकी स्थिति उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में देखी गई है। और ये जो मेरा प्यारा भारत है वो दक्षिण एशिया में स्थित है। ये जो मेरा प्यारा भारत है वो दक्षिण एशिया में स्थित है। इसको भी आपने देखा है और मैंने आपको फिर से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये देख रहे हैं, ये मेरा प्यारा भारत है, ये हमारा पूरा का पूरा एशिया महाद्वीप है। इस एशिया महाद्वीप के दक्षिण में पड़ रहा है आपका ये पूरा का पूरा एरिया। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में पूरा का पूरा एरिया पड़ रहा है मेरे भाई। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो मेरा प्यारा भारत है वो दक्षिण एशिया में स्थित है और दक्षिण एशिया में स्थित सबसे बड़ा देश भी यही है। दक्षिण एशिया में स्थित सबसे बड़ा देश है मेरे भाई। और इसी के नाम पर एक भारतीय उपमहाद्वीप भी बन गया है। और भारतीय उपमहाद्वीप का ये सबसे बड़ा देश भी मेरा प्यारा भारत है, ठीक है ना। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश मेरा प्यारा भारत है। तो आप इसको समझिएगा कि ये जो हमारा भारत है वो दक्षिण एशिया में स्थित है, उसका पोजीशन भी आप समझ लीजिएगा, ठीक। और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। तो अब देखते हैं कि जो मेरा भारत है वो भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि जो भारत है वो भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। और भारतीय उपमहाद्वीप में कुल 7 देश होते हैं मेरे भाई। भारतीय उपमहाद्वीप में कुल 7 देश होते हैं। हम अभी आपको उसको दिखा देते हैं कि वो 7 देश कौन कौन से हैं भारतीय उपमहाद्वीप में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रहा मेरा प्यारा भारत। और ये जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर ये पूरा का पूरा, ठीक है ना, ये सब के सब कहलाता है आपका भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है ना। भारतीय उपमहाद्वीप यहाँ से मेरे भाई ये नहीं है, ठीक है ना, ये नहीं, इसको आप इरेज कर दीजिए, ये वाला हिस्सा नहीं है, ठीक, यानी कि म्यांमार नहीं आएगा इसमें, ठीक। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा का पूरा हमारा भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है। तो इस भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर कुल 7 देश हैं, जिसमें से हमारा प्यारा भारत सबसे बड़ा देश है। तो आप देख रहे हैं 7 कौन कौन से। पाकिस्तान है मेरे भाई, भारत है, पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान, ठीक है, दूसरा क्या होगा मेरे भाई, पाकिस्तान होगा। अब तीसरा आपका नेपाल होगा, फिर भूटान होगा, उसके बाद आपका बांग्लादेश 5 नंबर पर, ठीक है ना। उसके बाद आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर आपको श्रीलंका भी दिखाई देगा। श्रीलंका आपका 6 नंबर पर हो जाएगा, श्रीलंका। और यहीं पर आपका होता है एक मालदीव, ठीक है ना, यहीं पर आपका मालदीव स्थित होता है मेरे भाई, मालदीव, ठीक। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं तो कुल 7 देश जो हैं, ठीक है ना, दक्षिण एशिया का कुल 7 देश हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित हैं, ठीक। आइए चलते अपने पॉइंट पर सीधे बात करते हैं, ठीक। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप में एशिया के कुल 7 देश आते हैं, जिसमें से हमारा भारत है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और मालदीव। ये जो 7 के 7 देश हैं मेरे भाई, ये भारतीय उपमहाद्वीप के देश हैं। लेकिन हमारा जो भारत है वो दक्षिण एशिया में स्थित है और दक्षिण एशिया में कुल 8 देश आते हैं। दक्षिण एशिया में कुल 8 देश आते हैं मेरे भाई। जो पाकिस्तान और भारत से लगा हुआ अफगानिस्तान का एरिया है वो भी आ जाता है हमारे दक्षिण एशिया के अंदर। तो दक्षिण एशिया में तो भारतीय उपमहाद्वीप के देश तो हैं ही 7, बाकी एक हमारा अफगानिस्तान भी आ जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो दक्षिण एशिया में भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है ना, के देश एवं अफगानिस्तान आते हैं। और इस प्रकार से देखेंगे तो भारतीय उपमहाद्वीप में कुल 7 देश थे और अफगानिस्तान को मिला लिया जाए तो कुल 8 देश हो जाते हैं। तो यानी कि दक्षिण एशिया में कुल 8 देश स्थित है, इसको आप समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैप में भी मैंने आपको दिखाया था कि कौन कौन से हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के देश हैं। तो आप फिर से इसको देख सकते हैं कि ये हमारा अफगानिस्तान है जो कि दक्षिण एशिया में पड़ता है। तो अब ये आपने देखा कि ये तरीके से हमारा अफगानिस्तान को लेकर कुल 8 देश हो जाते हैं जो दक्षिण एशिया में स्थित है, ठीक है मेरे भाई। तो आइए चलते अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं जो मेरे प्यारे भारत का जो क्षेत्रफल है वो कुल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में ये हमारा प्यारा भारत फैला हुआ है मेरे भाई, ठीक है ना। और ये जो इसका क्षेत्रफल है पूरे दुनिया के क्षेत्रफल का 2.42% होता है। पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का
2.42% क्षेत्रफल कवर करता है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, और ये 2.42% क्षेत्रफल के साथ ही पूरे विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश भी है। मेरा जो प्यारा भारत है वो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, जो पूरी दुनिया का 2.42% क्षेत्रफल कवर करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये जो भारत है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.42% है। 2.42% क्षेत्रफल के साथ ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अब बात ये होता है कि सर ये जो बाकी 6 देश है वो कौन कौन से हैं? तो मेरे भाई बाकी जो 6 देश है उसमें सबसे बड़ा देश होता है आपका क्या? आपका रूस होता है। सबसे बड़ा देश आपका रूस होता है मेरे भाई। उसके बाद आपका कनाडा, फिर चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और प्यारा मेरा भारत। ये पूरे के पूरे आप देखेंगे तो 7 हो जाएंगे। तो क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है, जबकि जनसंख्या के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा देश हो गया हमारा प्यारा भारत। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। अब बात होती है हमारे प्यारे भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार। तो मैंने आपको बताया है कि हमारे मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है मेरे भाई? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ठीक है ना, जो कि आपका कन्याकुमारी से लेकर इंदिरा कौल तक दिखाई देता है मेरे भाई। कन्याकुमारी से लेकर इंदिरा कौल तक इसका विस्तार है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका होता है कन्याकुमारी मेरे भाई। यहाँ पर आपका क्या होता है? कन्याकुमारी होता है, कन्याकुमारी। ठीक ना, और यहाँ पर आपका लद्दाख के एरिया में पड़ता है आपका इंदिरा पॉइंट, सॉरी इंदिरा कौल पड़ता है। इंदिरा कौल, इंदिरा कौल, इसको ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का इसका जो विस्तार है, यही आपको मैंने बताया है कि कहाँ से कहाँ तक था मेरे भाई मुख्य भूमि का विस्तार। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक ये फैला हुआ था। अगर आप इसका पूरा का पूरा विस्तार देखेंगे मेरे भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये विस्तार आपको मिलेगा कितना मेरे भाई? ये जो आपको विस्तार दिखाई देगा, इस विस्तार की जो लंबाई है वो आपका हो जाता है मेरे भाई, ये लगभग आपको दिखाई देता है 29, ठीक ना, 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का विस्तार है। अगर इसको आप अक्षांशीय विस्तार में देखेंगे तो ये लगभग पड़ेगा आपका 29 डिग्री 2 मिनट के आसपास। 29 डिग्री 2 मिनट नॉर्थ में ये पड़ेगा आपका ये पूरा का पूरा विस्तार। अगर इसके आप देशांतरी विस्तार को देखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये था, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो मैंने आपको बताया है कि ये जो विस्तार है, ये विस्तार आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर कितना था मेरे भाई? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक था। और आप यहाँ से लेकर इसका ये विस्तार देखेंगे मेरे भाई, तो ये विस्तार आपको मिलेगा 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर ये विस्तार मिलेगा। अगर आप इसको अब देशांतर में देखना चाहेंगे तो इसका जो देशांतरी विस्तार है मेरे भाई, ये भी लगभग 29 डिग्री 18 मिनट दिखाई देता है। 29 डिग्री 18 मिनट का यह विस्तार आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके विस्तार को देख पा रहे हैं। और इसी हमारे प्यारे भारत के बीचों बीच से आपका देखेंगे तो एक कर्क रेखा गुजरती है, जो 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है वो भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। भारत के लगभग बीचों बीच से इस तरीके से कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री पर। 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है मेरे भाई, वो लगभग भारत के बीचों बीच से गुजरती, इसको ध्यान दीजिएगा। 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये आपका कर्क रेखा इंडिकेट करता है, ये कर्क रेखा है। ठीक है मेरे भाई, ये कर्क रेखा है जो भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। और यहीं पर 82.5 डिग्री पर आप जब देखेंगे तो 82.5 डिग्री से एक रेखा और जाती है जिसका नाम है मानक समय रेखा। 82.5 डिग्री से एक रेखा होकर गुजरती है मेरे भाई, जिसका नाम है मानक समय रेखा। ठीक, ये है मानक समय रेखा, मानक समय रेखा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, ये मानक समय रेखा मेरा, एक मिनट, ये जो है ये मेरा मानक
समय रेखा है, समय रेखा है, ठीक, जो कि 82.5 डिग्री से होकर गुजरती है, 82.5 डिग्री नॉर्थ से होकर गुजरती है। ये हमारा क्या मानक समय रेखा, सॉरी नॉर्थ नहीं, आपका ईस्ट रहेगा, यहाँ पर नॉर्थ नहीं आएगा, यहाँ पर ईस्ट आएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो 82.5 डिग्री ईस्ट से होकर ये हमारी मानक समय रेखा गुजरती है। और ये जो मानक समय रेखा है मेरे भाई, ये GMT से, GMT ग्रीनविच मीन टाइम, GMT ग्रीनविच मीन टाइम से लगभग 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे चलता है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ग्रीनविच मीन टाइम से जो हमारा ये जो मानक समय रेखा है, जो 82.5 डिग्री ईस्ट से होकर गुजरता है, ये 5.5 डिग्री आगे चलता है। यानी कि हमारे देश का जो समय है बाकी देशों के समय से हम लोग 5.5 घंटा आगे चलते हैं, ठीक। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ठीक ना, इसकी लंबाई कितना है और इसकी चौड़ाई कितना, मैंने आपको समझा दिया, ठीक। आइए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और भी देख लेते हैं कि क्या है इसके अंदर। तो मेरे भाई मैंने आपको ये बता दिया कि जो भारत का मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है वो आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है, जो कि कन्याकुमारी से लेकर इंदिरा कौल तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। अब यहीं पर जो भारत का मुख्य स्थलीय भाग है, मुख्य स्थलीय भाग आप देखें हैं तो पूरी तरीके से ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित था, उसका कोई भी हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध में नहीं था। तो मेरा प्यारा भारत जो है वो पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में स्थित देश है। भारत का जो सबसे दक्षिणतम भाग है, भारत का सबसे दक्षिणतम भाग की बात हो रही है, ठीक है ना। भारत के मुख्य भूमि की बात नहीं हो रही, भारत के सबसे दक्षिणतम भाग जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है, ठीक है मेरे भाई। तो भारत का जो सबसे दक्षिणतम भाग है वो अंडमान निकोबार है और इसी अंडमान निकोबार में भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु स्थित है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इसी अंडमान निकोबार में एक निकोबार जिसका नाम है ग्रेट निकोबार, उसी ग्रेट निकोबार के सबसे दक्षिण में एक पॉइंट स्थित है मेरे भाई जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। वही इंदिरा पॉइंट हमारे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो यही बातें मैंने इस पॉइंट में एग्जिस्ट कर रखा है कि जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है और इंदिरा पॉइंट जो है वो 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में स्थित है, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में स्थित है और ये ग्रेट निकोबार में पाया जाता है, ठीक है ना। ये ग्रेट निकोबार में ही स्थित है मेरे भाई, इसको समझिएगा। और ये जो इंदिरा पॉइंट है इसी को पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट को ही हम लोग पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक। अब ये जो इंदिरा पॉइंट है मेरे भाई, ये जो इंदिरा पॉइंट है ये 0 डिग्री अक्षांश जिसको हम लोग विषुवत रेखा बोल रहे थे, उससे जो है वो 876 किलोमीटर कहाँ है, उत्तर में है, 876 किलोमीटर उत्तर में स्थित है, इसको ध्यान दीजिएगा। और ये जो इंदिरा पॉइंट है, इसी इंदिरा पॉइंट की बात करें तो इसका जो समुद्री विस्तार है यानी कि समुद्री तट की जो इसकी लंबाई है वो लगभग आधा किलोमीटर पड़ता है। इंदिरा पॉइंट का समुद्री तट की जो लंबाई है वो लगभग आधा किलोमीटर पड़ता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। ये इंदिरा पॉइंट जो है वो सुमात्रा से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट सुमात्रा से 150 किलोमीटर पर स्थित है। अगर इंदिरा पॉइंट का देशांतरी विस्तार देखें मेरे भाई तो ये 93 डिग्री 48 मिनट पर स्थित है, 93 डिग्री 48 मिनट देशांतर पर ये स्थित हमारा इंदिरा पॉइंट। आई होप आपको पूरे बातें क्लियर हो गया होगा और मैप में मैंने आप सभी चीज़ को दिखाया भी कि क्या चीज़ कहाँ एग्जिस्ट करता है मेरे भाई। तो इस तरीके से हम देख पाए हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने इस प्यारे मैप में। इस मैप के माध्यम से हम देखने वाले हैं कि जो दुनिया के सबसे बड़े क्षेत्रफल के मामले में जो देश हैं वो इसमें दिया गया है, आप इसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक। तो इस तरीके से आप पूरे पॉइंट को कवर कर पाए हैं, ठीक, हमने पूरे पॉइंट को कवर कर लिया। तो आई होप आपने अपने भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार को समझ लिया होगा। हम आज केवल अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार पे बात करने आए थे मेरे भाई, बाकी बहुत सारे बातें इसके ऊपर भी बाकी है, ठीक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है मेरे भाई तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने सभी मित्रों में शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। बाकी थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।